हमारे चैनल बॉलीवुड मूवी इनसाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है सेकंड केस ऑफ सीताराम, जिसे डायरेक्ट किया है देवी प्रसाद शेट्टी ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टाउन में जगह जगह पर पुलिस चेकिंग कर रही होती है। ऑटो पर स्पीकर बात कर लोगों को सतर्क किया जाता है और बताया जाता है कि अपने घर से अकेले ना निकलें और किसी अनजान आदमी से लिफ्ट ना लें। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर सीताराम को देखते हैं, जहाँ उसका सीनियर उस पर नाराज हो रहा होता है। वो बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सीताराम भी चुप होता है, कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि सीताराम अभी तक उस किलर को नहीं पकड़ पाया था, जिस किलर की वजह से पूरे टाउन के लोग डरे होते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर वहाँ के सीनियर से पूछते हैं, आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक लोग डर के साए में जिएंगे, आखिर यहाँ की पुलिस कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही है। ये सब बातें सोचकर सीताराम और भी सीरियस हो जाता है। वो बैठकर सोचने लगता है। अब सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं जब सीताराम छोटा था तो वो अपने फादर और अपनी बड़ी बहन के साथ रहा करता था, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। तो सीताराम और उसकी बड़ी बहन के बीच में काफी अच्छा प्यार होता है, लेकिन उसकी बड़ी बहन को एक लड़के से प्यार हो जाता है जो सीताराम के फादर को बिल्कुल मंजूर नहीं था, और इस वजह से सीताराम के फादर उसके बड़ी बहन को घर से निकाल देते हैं। कुछ महीनों बाद जब सीताराम की बहन दोबारा उसके घर आती है तो उस टाइम वो प्रेग्नेंट होती है और उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है। तो सीताराम बहुत खुश होता है, अपने फादर से बोलता है दीदी आई है, लेकिन हम देखते हैं उसके फादर का गुस्सा अब भी वैसा ही होता है। वो बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी अपनी बड़ी बहन के साथ घर छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ ही कर दूंगा। अब सीताराम चुपचाप गेट पर खड़ा होता है, उसकी बड़ी बहन उसके सामने होती है, लेकिन वो घर में आने के लिए इनवाइट भी नहीं करता। उसकी बड़ी बहन घर के बाहर से ही वापस चली जाती है। अब कई साल बीत जाते हैं और सीताराम की बहन और उसके जीजा दोनों उस शहर में दोबारा आते हैं, क्योंकि उसके जीजा की नौकरी उसी शहर में लग गई थी जहां पर अभी सीताराम पोस्टेड था। एक दिन सीताराम की बहन उसके सामने आ जाती है, लेकिन आज भी वो सीताराम से नाराज ही होती है। वो बिना बात किए वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीताराम उसे बताना चाहता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी। वो तो अपने फादर के डर से कुछ बोल ही नहीं पाया, वो छोटा बच्चा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रतनम्मा नाम की एक औरत को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में साफ सफाई का काम करती है, लेकिन वो कुछ दिनों से बीमार है। हम देखते हैं सीताराम उसकी बहुत फिक्र करता है। अब बीमार होने की वजह से वो कुछ दिनों से पुलिस स्टेशन नहीं आती है। तो एक दिन कांस्टेबल आकर सीताराम को बताता है कि अनम्मा को मरे 2 दिन हो गए। अब सीताराम अनम्मा के घर जाता है, उसके बेटे से मिलता है, पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है तो देखता है एक औरत और उसका बेटा वहाँ बैठे होते हैं। जब वो उनसे पूछता है कि क्या मैटर है, तो औरत बताती है उसके पति कल शाम से ही मिसिंग है। तो सीताराम अपने ऑफिसर से बोलता है उस आदमी के नंबर को ट्रैक करने के लिए। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि पास के जंगल में ही एक डेड बॉडी मिली है। अब सीताराम अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है तो देखता है वहाँ एक आदमी की डेड बॉडी होती है, लेकिन उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उसके हाथ पैर लोहे के तार से बंधे होते हैं और उसके पूरे शरीर पर जगह जगह चोट के निशान होते हैं। तो सीताराम अपनी टीम से बोलता है इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सीताराम की टीम उस डॉक्टर से मिलती है जिसने उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। वो डॉक्टर बताता है कि उसने अपनी लाइफ में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। किलर ने आदमी को मारने से पहले उसे बहुत तड़पाया है। ऐसा कोई तभी कर सकता है जब किलर मानसिक रूप से बीमार हो, क्योंकि अगर किसी को किसी से बदला लेना हो तब भी वो 2-4 वार करके आदमी को खत्म कर देता है। यहाँ तो किलर ने 50 वार किए हैं और उसके बाद भी किलर नहीं रुका और उसने 4 इंच की कील उस आदमी के सीने में घुसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक आदमी किसी आदमी को बेरहमी से मार रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी पुलिस वालों को डेड बॉडी मिली थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ दिन बाद पुलिस वालों को उसी जंगल में एक और डेड बॉडी मिलती है और मर्डर करने का तरीका बिल्कुल सेम था। अब दूसरी डेड बॉडी मिलने
मिलने के बाद सीताराम पर और ज्यादा प्रेशर होता है केस को सॉल्व करने का। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो किलर सीताराम से मिलता है और वो सीताराम से बोलता है एक लड़के ने उसे परेशान कर रखा है। वो बार बार उसकी लड़की को छेड़ता है और परेशान करता है और वो आदमी अपना नाम सेबेस्टियन बताता है। वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखवाऊं और जब इंक्वायरी होगी तो मेरे बेटी की बहुत बदनामी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो तालाब में मछली पकड़ रहा होता है। तभी पीछे की झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। जब वो आदमी चेक करने के लिए झाड़ियों के अंदर जाता है तो उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम सीताराम को देखते हैं, वो अपने पुलिस स्टेशन में होता है। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आता है और सीताराम को उस लड़के का फोटो देता है जो लड़का उसकी बेटी को तंग करता है। और तभी पुलिस वालों को कॉल आता है कि एक और डेड बॉडी मिली है। ये डेड बॉडी उसी आदमी की थी जो कुछ देर पहले तालाब मछली पकड़ रहा था। अब सीताराम पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है और अपने चेयर पर बैठकर सोचने लगता है क्या इन तीनों केसेस में कुछ कॉमन पॉइंट है। तभी उसकी नजर उसके अलमीरा पे जाती है। वो देखता है उसका दरवाजा खुला था। जब सीताराम अपना अलमीरा चेक करता है तो शौक रह जाता है, उसकी सर्विस गन गायब थी। तो सीताराम अपने टीम से पूछता है क्या किसी ने उसकी सर्विस गन देखी है। तो उसके साथ के लोग मना कर देते हैं, अरे नहीं सर, हमने तो नहीं देखी। सब के सब सरप्राइज थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर से सर्विस गन गायब हो जाए। अब वहीं दूसरी तरफ अब हम सेबेस्टियन को देखते हैं जिसके पास सीताराम की सर्विस गन होती है। अब सीताराम उस लड़के का फोटो अपने हेड कांस्टेबल को देता है जो फोटो कुछ देर पहले सेबेस्टियन देकर गया था और बोलता है कि इस लड़के को वार्निंग दो ताकि ये दोबारा सेबेस्टियन की लड़की को परेशान न करे। जब कांस्टेबल उस फोटो को देखता है तो उसे याद आता है। वो बताता है सर 3 महीने पहले इस लड़के की मिसिंग कंप्लेंट इसी थाने में फाइल की गई थी। ये बात सुनकर सीताराम भी थोड़ा सरप्राइज होता है। अब वो लोग उस लड़के की माँ को बुलाते हैं तो उसकी माँ बताती है कि हाँ उसका बेटा अभी भी मिसिंग है। तो सीताराम बोलता है लेकिन सेबेस्टियन ने तुम्हारे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया है कि तुम्हारा बेटा उसकी बेटी को परेशान करता है। तो औरत बताती है सेबेस्टियन की बेटी को मरे भी 3 महीने हो गए, तो भला मेरा बेटा उसे परेशान कैसे कर सकता है। अब सीताराम अपनी टीम के साथ सेबेस्टियन के घर जाता है लेकिन उसकी बाकी टीम बाहर होती है। वो उसके घर के अंदर जाता है तो सेबेस्टियन से पूछता है तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो सेबेस्टियन दीवार के सामने इशारा करके बोलता है वहाँ खड़ी है। जब सीताराम उधर मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब सीताराम सेबेस्टियन से बोलता है कि एक गिलास पानी ला दो। जब सेबेस्टियन पानी लाने जाता है तो सीताराम उसके घर के कमरे की तलाशी लेता है तो देखता है खून से सना हुआ एक छुरा होता है। अब आगे बढ़कर एक कमरे को खोलता है। कमरे को खोलते ही कमरे के अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आती है। तो सीताराम देखता है सामने एक ड्रम होता है। ड्रम के ऊपर एक कढ़ाई रखी होती है। जैसे ही वो कढ़ाई को हटाता है वो देखता है ड्रम के अंदर एक डेड बॉडी होती है। अभी सीताराम कुछ कर पाता तब तक सेबेस्टियन पीछे से आता है और सीताराम को शूट करता है। गोली की आवाज सुनकर बाहर खड़े पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और सेबेस्टियन को अरेस्ट कर लेते हैं। अब सीताराम को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तभी उसके सीनियर का कॉल आता है। वो सीताराम को कांग्रेचुलेट बोलता है और बोलता है चलो फाइनली ये केस क्लोज हुआ। ये केस हमारे लिए सर दर्द बन चुका था। अब सीताराम अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो अपने हेड कांस्टेबल से दूसरे पुलिस वाले बसंत के बारे में पूछता है। वो बोलता है बसंत नहीं दिख रहा है, कहाँ है। तो हेड कांस्टेबल बताता है कि सर मैं उसे कल से ही ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल के बीच में एक घर दिखाया जाता है जहाँ घर के अंदर हम देखते हैं बसंत का हाथ और पैर तारों से बंधा होता है और किलर बसंत के शरीर पर बार बार वार कर रहा था। और वहीं हम देखते हैं जंगल में 2 लोग शहद निकाल रहे होते हैं। उन्हें बसंत की चीख सुनाई देती है। जब वो लोग घर के पास जाकर विंडो से झांकते हैं तो उन्हें घायल बसंत दिखता है। अब वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं और सीताराम की टीम वहाँ पहुँच जाती है। अब पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर बताते हैं बसंत का भी मर्डर बिल्कुल सेम तरीके से किया गया जैसे बाकी लोगों को मारा गया था। इसका मतलब सेबेस्टियन वो किलर नहीं है, वो किलर कोई और है जो अभी भी खुला घूम रहा है। अब सीताराम अपने पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। तभी वहाँ पर बसंत की वाइफ और बेटी आती हैं। वो बसंत का सामान लेने आई थी। हम देखते हैं जब वो लोग बसंत का यूनिफॉर्म लेकर जा रही होती हैं तभी उसकी जेब से एक स्लिप गिरती है। जब सीताराम वो रिसिप्ट चेक करता है तो एक म्यूजिक क्लास का होता है जहाँ बसंत की बेटी म्यूजिक सीखा करती थी। तभी सीताराम को याद आता है कि जितने लोग मारे गए सबकी बेटियां म्यूजिक क्लास में जाया करती थीं। अब सीताराम म्यूजिक क्लास जाता है, वहाँ की टीचर से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है जितने भी लोग अभी तक मारे गए हैं उन सब की लड़कियां
लड़कियां वहाँ पे म्यूजिक सीखा करती थी, लेकिन सीताराम को ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता कि उस किलर के बारे में पता चल सके। तो सीताराम पूरे केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करता है, सारे क्राइम सीन पर जाता है और उन विक्टिम्स के घर जाता है जो मारे गए थे। तभी सीताराम नोटिस करता है कि हर विक्टिम के घर पे एक बीड़ा टॉय होता है। जब उन लड़कियों से पूछता है कि तुमने बीड़ा टॉय कहाँ से खरीदा था, तो सब के सब एक ही बात बताती हैं, ये बीड़ा टॉय किसी के घर के बाहर या रास्ते में उन्हें गिरा हुआ मिला था। तो सीताराम बिल्कुल श्योर हो जाता है कि किलर का इस टॉय से कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब सीताराम को याद आता है कि जब वो सेबेस्टियन की फाइल ढूंढ रहा था तो उसे एक और फाइल दिखी थी जिसमें ऐसे ही बीड़ा टॉय का फोटो था। तो सीताराम उस फाइल को दोबारा चेक करता है तो देखता है उसमें विक्टिम को भी उसी तरह मारा गया है जैसे अभी सीरियल किलर सबको मार रहा है, और साथ ही वो बीड़ा टॉय का फोटो भी उसमें होता है। इसका मतलब अभी जो मर्डर हो रहे हैं और वो जो मर्डर हुआ था काफी साल पहले, इनमें कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। तो सीताराम उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलता है जिसने इस केस को हैंडल किया था। तो ऑफिसर बताता है, मुझे याद है एक करीब 20 साल पहले की बात है। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम मंझा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने ही गांव की एक लड़की काव्या से प्यार करता है। काव्या संगीत सीखने जाती है तो मंझा भी वहाँ पर जाता है और काव्या को लेकर जंगल में चला जाता है। वो दोनों वहाँ बैठकर बातें करते हैं। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है तो मंझा उस आदमी के पैर पकड़ लेता है। वो बोलता है ये बात गाँव में जाकर किसी को न बताए कि उसने काव्या को मेरे साथ देखा है, नहीं तो काव्या के पिता उसको मार डालेंगे। तो बूढ़ा आदमी मंझा को सांत्वना देता है कि कोई बात नहीं है, मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं वो आदमी जाकर काव्या के पिता को सब कुछ बता देता है। काव्या का पिता गांव का ताकतवर व्यक्ति होता है। पहले तो उसके लोग मंझा को खूब पीटते हैं और उसके बाद काव्या का पिता मंझा को एक झूठी लड़की के केस में फंसाकर जेल भेजवा देता है। और हम देखते हैं मंझा कुछ साल बाद जेल से रिहा हो जाता है। लेकिन जब वो अपने घर आता है तो हम देखते हैं उसकी माँ और उसकी बहन उससे बात तक नहीं करते। उसकी माँ को लगता है कि उसके बेटे ने सचमुच एक गुनाह किया है। हालांकि मंझा बोलता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। और वही मंझा का दोस्त बताता है कि काव्या के पिता की कुछ दिनों बाद रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और फिर काव्या की एक लड़के से शादी हो गई। अब मंझा के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। अब मंझा का सारा गुस्सा उस बूढ़े आदमी पर होता है क्योंकि उसी की वजह से उसने अपना प्यार और अपनी इज्जत दोनों खो दी। अब एक रात मंझा अपना बदला लेने के लिए उस आदमी को एक घर में बंद कर देता है और उसके बाद शोर मचाने लगता है। जब गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं उस घर में उस आदमी के साथ उसकी बेटी भी बुरे हाल में होती है। अब लोग उस आदमी को पीटते हैं और इन सब वजह से उस आदमी की बेटी अपने आप को खत्म कर लेती है। और कुछ दिनों बाद हमें उस आदमी की लाश बड़े बुरे हाल में मिली। उसके पैर को और हाथ को तारों से बांध दिया गया था और उसके शरीर पर अनगिनत वार थे। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला गांव वालों ने सुबह उसके घर से मंझा को भागते हुए देखा था। उसके बाद से मंझा का पता नहीं चला कि मंझा कहाँ चला गया। अब सीताराम मंझा के घर जाता है, उसकी माँ से मिलता है तो उसकी माँ बताती है कि मंझा को देखे तो बहुत साल हो गए, जब से वो गाँव से भागा दोबारा गाँव में आया ही नहीं। तो वही सीताराम नोटिस करता है मंझा के घर पर उसकी बहन के शादी की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो सीताराम के साथ का कांस्टेबल एक आदमी को आइडेंटिफाई करता है। वो बोलता है सर ये है मंझा। अब मंझा का लेटेस्ट फोटो उनके पास था। जब सीताराम मंझा को देखता है तो उसे याद आता है कि इसे मैंने कहीं तो देखा है। तो सीताराम को याद आता है उसने मंझा को पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर के पास देखा था, वो उनका असिस्टेंट है। अब मंझा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मंझा सीताराम को बताता है कि उसने उस बूढ़े आदमी का मर्डर नहीं किया था, हालांकि वो उसको मारने के लिए ही हथियार लेकर उसके घर गया था। लेकिन जब वो घर पे पहुंचा तो देखा उसके वहाँ पहुंचने से पहले ही किसी ने उस आदमी को बहुत बेरहमी से मार दिया था। लेकिन जब मैं उसके घर से भाग रहा था तो गांव वालों ने मुझे देख लिया और मुझे ही कातिल समझ लिया। अब सीताराम मंझा को जेल में डाल देता है क्योंकि सीताराम को मंझा की बनाई हुई बातों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद सीताराम को पता चलता है मंझा ने अपने लुंगी को फंदा बनाकर जेल में अपने आप को खत्म कर लिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीताराम की बड़ी बहन पुलिस
पुलिस स्टेशन आती हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि उनके पति अब मिसिंग है। ये बात सुनकर सीताराम सोचने लगता है कहीं मंझा की कही हुई बातें सच तो नहीं है कि किलर मंझा नहीं कोई और है। और तभी सीताराम के पास उसके जीजा का कॉल आता है। वो चीखते हैं सीताराम मुझे बचा लो। अब सीताराम की टीम उस नंबर को ट्रैक करती है और साथ ही सीताराम को उस पुलिस ऑफिसर की एक बात याद आती है। वो बोलता है उस बूढ़े आदमी का एक बेटा भी था, जब वो आदमी खत्म हो गया उस बच्चे को किसी औरत ने गोद ले लिया था। और तभी सीताराम नोटिस करता है कि जब उसका जीजा उससे बात कर रहा था तो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक प्ले हो रहा था। उस म्यूजिक को सुनकर सीताराम को लगता है कहीं तो उसने वो गाना सुन रखा है। और तभी सीताराम को याद आता है कि उसके पुलिस स्टेशन में जो औरत काम करती थी रतन अम्मा, जब वो रतन अम्मा के घर गया था तो रतन अम्मा का बेटा अपने टेप रिकॉर्डर में सेम गाना सुन रहा था। इस गाने का म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट होता है, नॉर्मली वो म्यूजिक कोई सुनता नहीं। अब सीताराम समझ जाता है कि रतन अम्मा का बेटा ही वो किलर है। अब कहानी पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी का एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश बचपन से ही देखता है कि उसका बाप उसकी बड़ी बहन को म्यूजिक सुनने के लिए डांटा करता है। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी म्यूजिक क्लास ज्वाइन करे। और फिर वो घटना हुई जब उसकी बड़ी बहन ने अपने आप को खत्म कर लिया। और उसी समय से राकेश के मन में ऐसे आदमी के लिए नफरत हो गई जो अपने बच्चों को म्यूजिक से दूर रखते हैं। उसने तो राकेश ने सबसे पहले अपने पिता को ही खत्म किया। और बड़ा होने के बाद भी राकेश के दिमाग में कहीं न कहीं वो बातें आज भी रहती हैं। वो देखता है एक आदमी अपनी बेटी को म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने की वजह से डांटता है तो राकेश के दिमाग में पुरानी बातें फिर से ताजा हो जाती हैं। और राकेश हर उस आदमी को जान से मार देता है जो अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। अब सीताराम उस फोन की लोकेशन पर पहुंच जाता है और अपने जीजा को बचा लेता है। अब उसकी फाइट राकेश के साथ होती है और इसी फाइट के दौरान राकेश भी मारा जाता है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं सीताराम की बड़ी बहन का गुस्सा अब खत्म हो गया था। वो सीताराम को स्वीकार कर लेती है और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।